गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, आज हम आपका जो यूटी फेस्ट था ना, उसका लास्ट चैप्टर रह गया था बेटा। मैं पहले इसको कंप्लीट करवाऊंगी, फिर अपन कल से यूटी सेकंड का कोर्स लेकर चलेंगे। करना तो हमें ये भी पड़ेगा। तो इसको स्टोरी है बेटा, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, जैसे रीढ़ की हड्डी थी ना वैसी तो नहीं है। खैर, ये एक समस्यात्मक स्टोरी है, मतलब एक किसी समस्या को लेकर लिखी गई स्टोरी है, कहानी है माटी वाली। जिस कहानी का नाम क्या है बेटा? माटी वाली। अब मैंने कहा एक समस्यात्मक कहानी है, और ये कौन सी समस्या पर लिखी गई कहानी है? ये विस्थापन की समस्या पर लिखी गई कहानी। विस्थापन क्या होता है बेटा? अपनी मूल जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। देखो बेटा, अपनी जन्मभूमि से सभी को प्यार होता है, और जब हम आजीविका की तलाश में या किसी प्रकृति के किसी बाह्य प्रकोप के कारण या अपनी किसी आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी मजबूरी हो, किसी भी मजबूरी के कारण हम अपनी मूल जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा बसते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अपनी जगह से सबको लगाव होता है, या फिर जबरदस्ती हमारी जगह छीन ली जाती है। और बेटा, जबरदस्ती किसकी जगह छीन ली जाती है? जो एक तरह से गरीब और जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी जगह कैसे छीन ली जाती हैं किसी भी कारण से, कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, किसी भी तरीके से, और वो दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी समस्या को क्या कहते हैं? विस्थापन की समस्या। अपनी मूल जगह से को छोड़कर किसी भी कारणवश दूसरी जगह जाकर रहना ही क्या कहलाता है? विस्थापन। और आज हमारा पूरा भारतवर्ष इस विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो आजीविका की तलाश में हम अपनी मूल जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। एक सामाजिक कारणों के कारण, सामाजिक मतलब बेटा दहेज प्रथा है, या एक तरह से छुआछूत है, एक और बहुत है। पारिवारिक कारण भी होते हैं, पारिवारिक ये सब समाज में आ गए। तो इन कारणों से भी हम अपनी मूल जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो एक बार मैं इसकी छोटी सी समरी, एक बुढ़िया के, इस कहानी में एक बुढ़िया को उठाया गया है। वो बुढ़िया जो माटी बेचने का काम करती है। बाकी माटी भी बेचने का काम? हाँ बेटा, पहले कच्चे घर होते हैं थे, चूल्हा चौका करने के लिए, कच्चे घरों की लिपाई पुताई करने के लिए, और कच्चे घरों के चूल्हे चौके की लिपाई पुताई कर, चूल्हा चौका करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, चिकनी मिट्टी की, ठीक है ना। और ये पहाड़ी प्रदेश की महिला है, टिहरी, टिहरी गांव, ठीक है। तो वहां की कोई महिला है जो गांव में माटी बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। और कैसे उसकी जहां से वो माटी लाती थी, उस माटी खाने को सरकार के द्वारा कैसे जब्त कर लिया जाता है एक बांध बनाने के लिए, ठीक है ना। इसी सारी समस्या को बताया गया है इस चैप्टर में। तो हम एक बार इसकी रीडिंग लगाएंगे। तो देखिए बेटा, माटी वाली इस कहानी में अब सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोगों के, तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा बेटा कि माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? विद्यासागर नोटियाल। कौन है बेटा? विद्यासागर नोटियाल। साहित्यिक विधा की दृष्टि से माटी वाली क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। दूसरा, यह कहानी कौन सी समस्या पर लिखी गई बेटा? ये प्रश्न आया था। माटी वाली कहानी किस समस्या को लेकर लिखी गई है? विस्थापन। और मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नोटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने उसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। ये ठीक है, मतलब अपने हर्ट कर जाएगी आप लोगों को एक तरह से ये कहानी पढ़ेंगे कल। अब देखिए, अब चलते हैं हम इसकी स्टोरी के तरफ। ये लो बेटा, ये है माटी वाली स्टोरी। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अब मैं बताती हूँ बेटा, ये टिहरी, टिहरी उत्तरांचल, ठीक है ना, उत्तरांचल जिले का कोई टिहरी गांव है। और लेखक इस टिहरी और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कुछ ज्यादा ही लिखते हैं। ये जो लेखक है ना, विद्यासागर नोटियाल, ये उत्तरांचल की तरफ के हैं। तो टिहरी गांव में
घर घर माटी पहुंचाने का काम करती है माटी वाली। उसका कोई नाम नहीं दे रखा, एक बुढ़िया है बेटा, 60-65 साल की बुढ़िया है जो माटी बेचने का काम करती है। अब माटी बेचकर उसे क्या मिलता है? घर घर माटी पहुंचाती है। अगर ये किसी के घर में माटी ना पहुंचाए तो उस घर में मानो चूल्हा ही ना जले। क्यों? पहले बेटा रिवाज होती थी, चूल्हे को लीपा जाता था, पोता जाता था गिल्ली मिट्टी से, चिकनी गिल्ली मिट्टी से। उसके बाद रसोई के खाने बनाने वगैरह का काम स्टार्ट किया जाता था। अब जब माटी होगी तब चूल्हा लिपेगा, पुतेगा और उसके बाद खाना बनेगा। और माटी वाली अगर माटी नहीं पहुंचाएगी तो कैसे बनाएंगे लोग खाना? एक तो ये। दूसरा, ये घर घर जब माटी पहुंचाती थी उसके बदले उसे या तो लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे। दूसरा, माटी के बदले इसे बेचारे को कहीं किसी घर से रोटी मिल गई, किसी घर से सब्जी मिल गई, किसी घर से चाय मिल गई, मतलब खाने का भी कुछ सामान मिल जाता था। और इस तरीके से वो अपना गुजर चलाती थी, वो अपना गुजर बसर करती थी। माटी वाली का बूढ़ा भी था जो बीमार था बेटा, ठीक है ना। माटी वाली का बूढ़ा बीमार था और ये अपने बीमार बूढ़े की पहले तो सेवा पानी करती, फिर 3-4 किलोमीटर चलकर ये पैदल माटा खाना जाती, वहां से माटी खोदती, अपने कंटर को भरती और फिर कंटर को सर में रखकर घर घर माटी पहुंचाती, जिसके बदले इसे कुछ पारिश्रमिक मिलता और या कुछ खाने का सामान मिल जाता था। जैसे घर में अपना सामान बच गया, रोटियां एक्स्ट्रा बन गई तो लोग इसको दे देते थे, ये उनसे अपना गुजर बसर चला लेती थी। एक दिन क्या हुआ, टिहरी उत्तरांचल वहां पर बांध बनाने का ऑर्डर पास हो गया सरकार की तरफ से। अब बेटा ये जिस माटा खाना से माटी लाती थी वो माटा खाना की भूमि भी इसकी खुद की नहीं थी, वो कोई जमींदार या जागीरदार, पता नहीं कोई सेठ कौन था, ये उसके घर मेहनत मजदूरी करती और बदले में उसकी जमीन पर जो माटा खाना था ना उसमें से माटी खोदती। एक बार बांध बना दिया जाता है और इसका बेचारी का बूढ़ा भी मर जाता है लास्ट में, और ये झोपड़ी के बाहर खड़ी बैठी बैठी रोती है और कहती है कि गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्यों? उस बूढ़े को बेचारी वो मतलब दाह संस्कार कहाँ करे भाई। आज तो हर जमीन का और हर जगह का क्या मांगते हैं, रिकॉर्ड मांगते हैं कि तुम्हारी ये जमीन है, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है। और ऐसा सबूत इसके पास, बेचारे के पास कुछ था नहीं। इसने इंजीनियरिंग की, वो जो इंजीनियर होता है बांध वाला, उसकी और माटी वाली की जो बातें होती है वो भी हृदय को छू देने वाली हैं। ये जो जमींदार जिसकी जमीन में माटा खाना था, चिकनी माटी निकलती थी, वहां से जो माटी लाती थी और उसके बदले वो कितनी बेगारी इसको करनी पड़ती थी जमींदार के घर। ये भी बहुत ही संवेदनशील दृश्य है इस चैप्टर का, हृदय को छूने वाला। संवेदनशील का मतलब हमारी भावनाओं को हर्ट करने वाला, एक तरह से वो वैसा है। तो इस टाइप से इस बुढ़िया की कहानी है माटी वाली की। तो हम ये कैसे माटी बेचती है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब मुकाबला करने वाला नहीं था। टिहरी शहर में ये अकेली बंदी थी जो माटी बेचने का काम करती थी। तो ये कभी देखे जाओ, सबको पता था माटी तो मेरे ही हाथ से खुदी हुई लेंगे। तो देखिए, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। ठीक है, किसका सीन बेटा? ये माटी वाली माटी खोद कर लाई है माटा खाना से, और जो सेमल, एक बहुत ऊंचा सेमल का पेड़ है, ठीक है, किसी के घर के चौक के अंदर, आंगन के अंदर, किसी के घर के आंगन में सेमल का पेड़ है और माटी वाली ने अपना माटी से भरा कंटर उस घर के आंगन के पेड़ के नीचे उतारा है दोनों हाथों से। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है, दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर कनस्तर जिसको बोलते हो ना तुम, लोहे वगैरह का कोई पात्र, मिट्टी का पात्र। माटी वाली कौन है? वो जिसने वो कंटर उतारा है अपने दोनों हाथों से सर पर से, कौन है बेटा? वो माटी वाली है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। किसे बेटा? माटी वाली को। मतलब टिहरी शहर के हर बंदे घर
कि हर बंदे को माटी वाली जानती है और टिहरी शहर के निवासी माटी वाली को भी जानते हैं। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब किराएदार, बच्चे, शहर के निवासी सब जानते हैं माटी वाली को। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मतलब घर घर में जो मिट्टी बेचने का काम होता है वो अकेले ही करती है। ठीक है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी का मतलब बेटा मुकाबला करने वाला। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है, किसके बगैर, ये उसके शब्द किसके लिए यूज होता है बेटा? उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसके बगैर। ये माटी वाली एक नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा की जगह जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। हिंदी में उनको सर्वनाम कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। मतलब माटी वाली के लिए ही आए हैं सारे शब्द। ठीक है ना। किसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मुकाबला करने वाला नहीं है, माटी वाली का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। क्यों बेटा? ये माटी लाएगी, माटी लाने के बाद चूल्हा चौका किया जाएगा, पोता जाएगा मिट्टी से उसे, ठीक है ना, लीपा जाएगा, और उसके बाद खाना बनाया जाएगा। और ये माटी नहीं लाएगी तो ये सब काम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है। आगे चलो। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाए। कौन ना रहे तो? माटी वाली। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, मतलब भोजन इकट्ठा करना और उसको पकाना, खाना, उसी की तरह एक समस्या है। वो क्या? माटी का होना। क्योंकि भोजन बनाने से चूल्हे की लिपाई करेंगे और उसके बाद खाना बनेगा, तो चूल्हे की लिपाई भी एक समस्या ही है, जैसे भोजन जुटाना भी एक समस्या है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या क्या है बेटा? मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। बेटा ये बहुत पहले की बातें हैं और उस समय कच्चे घर रहा करते, ठीक है ना। और कच्चे घरों का जो प्लास्टर है वो भी चिकनी मिट्टी से ही किया जाता था। इसका मतलब ये है। तो चूल्हे चौके की लिपाई के अलावा कच्चे घरों की जो प्लास्टर है वो भी चिकनी मिट्टी से किया जाता था, तो उसके लिए भी मिट्टी चाहिए चिकनी। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं, कहीं माटा खाना नहीं है, तो कहाँ है? भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। जो मेन शहर है ना बेटा टिहरी, वहां पर 2 नदियां बहती है, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है भीलांगना। ये 2 मिट्टी बेटा बहती रहती है, मतलब ये दो नदी हैं, सॉरी, भागीरथी और भीलांगना, ये 2 नदियां सदा बहने वाली नदियां हैं और इनमें चिकनी मिट्टी नहीं मिलती, रेतीली मिट्टी मिलती है, और रेतीली मिट्टी से चूल्हे चौके की लिपाई का काम नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि शहर से दूर जाती है वो बेचारी, क्योंकि शहर में तो जो नदियां बहती है ना वो सदावाही नदियां हैं, सदा बहने वाली नदियां हैं, और सदा बहती रहती है ना वो नदियां चिकनी मिट्टी नहीं बनाती, वो रेतीली मिट्टी साथ लेकर आती है, और रेतीली मिट्टी से चूल्हे चौके की लिपाई का काम नहीं होता। हाँ, आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। मतलब जो किराएदार वगैरह शहर में आते हैं ना, तो वो भी चूल्हे वगैरह की, चौके वगैरह का काम, लिपाई वगैरह का करने के लिए इसके ग्राहक बन जाते हैं, मतलब इससे मिट्टी मंगवाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली आ गया। घर घर जाकर, नाटे, नाटे का मतलब छोटे कद की, हरिजन बेटा ये एक कास्ट है जो अब अपन नहीं कह सकते, एक तरह से नीची जात की कास्ट बोलते हैं, नीची जाति वाले। हाँ आगे देखो, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह जानते थे। देखो बेटा सबसे पहला
कि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पूरे शहर में वो अकेली माटी बेचने का काम करती है, अतः उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। दूसरा कि शहरवासी उसे क्यों जानते हैं? क्योंकि घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम करती है। दूसरा बेटा, कोई दूसरा मिट्टी पहुंचाने वाला उस शहर में है नहीं, वो अकेली है, इसीलिए शहर के सारे निवासी उसको जानते हैं। इस टाइप के प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में। एक विस्थापन की समस्या क्या है, ये इस चैप्टर में ये प्रश्न बनेगा। कौन सा प्रश्न? विस्थापन की समस्या क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा बेटा ये, और वो मैंने आपको बता दिया है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। आगे देखिए, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले, गोल डिल्ले मतलब गाँव में आप जिसको इंडी बोलते हैं ना, हाँ, वो गोल गोल बना के सर पे, ताकि वो जो कंटर है बेटा वो उसकी जो सर है ना उसमें चुभे ना, इसीलिए वो पहले रद्दी कपड़े को गोल गोल कर लेती है, उसको अपने सर पे रखती है, और उसके बाद अपने कंटर, मिट्टी से भरे हुए कंटर को रखती है, ताकि वो कंटर वजन के कारण उसके सर में ना चुभे। लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। ढक्कन की जरूरत ही नहीं बेटा, मिट्टी को क्या ढकेगी बेचारी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। अब कनस्तर जो आते हैं तो ढक्कन समेत आते हैं, लेकिन जब मिट्टी भरने से पहले वो कनस्तर के क्या काट देती है, उसके ढक्कन को काट देती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। ढक्कन की न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। मतलब ढक्कन क्यों काट कर फेंक देती है मिट्टी वाली, ताकि मिट्टी भरने में आसानी रहे और फिर कनस्तर को खाली करने में आसानी रहे। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची। अब फिर वो सीन आ गया, वापस उसी सीन पर लौट आए जब वो सेमल के पेड़ के नीचे किसी घर के आंगन में अपने मिट्टी से भरे हुए कनस्तर को उतारती है। जब वो उतारती है ना, तो जैसे सामने वाले घर के दरवाजे से एक लड़की देखती है और वो दौड़ी दौड़ी मिट्टी वाली के पास आती है। और उस लड़की का नाम क्या है बेटा? कामिनी। क्या नाम है उसका? कामिनी। तो क्या कह रही है? उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने खड़ी हो गई कामिनी? जो सामने के घर से दौड़ी दौड़ी आई थी आंगन में, वो मिट्टी वाली के सामने खड़ी होगी। क्यों? वो बुलावा लेकर आई है कि हमारे घर में भी मिट्टी डालना। देखेंगे हम। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। ये कौन बोल रहा है? ये छोटी लड़की है ना जो दौड़ कर आई है, कामिनी, वो बोल रही है